चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से सभी लोग जो है अपने जीवन में मस्त होंगे। सभी लोग के घर में स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में बहुत सारी हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी एक पावरफुल वीडियो देखी हर्षवर्धन जैन सर की। बहुत सरल और सिंपल शब्दों में सर ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे जो है अमिताभ बच्चन भी इधर थे। और इसके बाद जो है टाटा बाटा अंबानी, कभी ना कभी उनका भी ऐसा ही जीवन था जैसा आज हमारा है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लोग जो है किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं साथियों। वो भी वैसे ही थे जैसे आज हम हैं। उन्होंने परिश्रम किया है, चीजों को सही से समझा है, उसको सही से इंप्लीमेंट किया है, नई नई जानकारियां इकट्ठी की है। और सही सिस्टम मिलने के बाद आज वो उस जगह पहुंच सकते हैं। तो हम भी आप आराम से पहुंच सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो हर कदम पर जो है हमारा साथ देती है। और इसके बाद माता पिता को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से आज हम लोग इस दुनिया में हैं, बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा, गुरुओं को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें हमको एबीसीडी पढ़ना सिखाया और हाथ पकड़ के बहुत सारी गतिविधियां उन्होंने सिखाई। तो ऐसे तमाम लोगों को साथियों हम लोग धन्यवाद देते हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों। और शुरुआत में अधिकतर लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, या फिर हम लोग हो सकता है कि हमको लग रहा हो कि वाकई जीवन में मेरे इस समय बहुत परेशानियां चल रही हो। तो साथियों, अगर अभी लास्ट में पूछा जाए क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है, तो जितने लोग 10 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसी का ऐसा जवाब नहीं आएगा कि मेरे जीवन में परेशानी नहीं है। तो यानी कहने का साथियों मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है। इसी में वो बिजनेस को भी कर रहा है, इसी में घर को भी समय दे रहा है, और इसी में जो है वो बाहर नाते रिश्तेदारी भी कर रहा है। किसी की अगर जो है मृत्यु हो गई है तो वहां भी वो जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से ये काम करते हुए अपने लेवल को मेंटेन करते हैं, अपनी पीवी बीवी को मेंटेन करते हैं, अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं, अपनी टीम को मेंटेन करते हैं। और इसी में बहुत सारे साथी ऐसे मिलेंगे जो बस ये कठिनाइयां बता के निकल जाते हैं। तो साथियों, बताने से होने वाला कुछ नहीं है। भाई होगा तो जीवन में हमारे परिवर्तन होगा, अगर नहीं होगा तो भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों, इस चीज को समझना है कि हर चीज अपनी अपनी जगह पे रखिए। वेस्टीज का बिजनेस अपनी जगह पे रखिए, सारी नाते रिश्तेदारी एक अलग जगह पे रखिए। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि कठिनाइयां जो है तभी तक दिखती हैं जब तक हम इनको देखना चाहते हैं, अन्यथा दिखती विकती नहीं है कठिनाइयां। तो अभी सर ने बताया, अभी नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण दिया कि बहुत दिनों से जो है भाजपा कभी नामो निशान नहीं था, सीटें नहीं आती थी। लेकिन एक व्यक्ति ने पूरे जो है गणित के समीकरण को बिगाड़ के रख दिया। और देखिए, पिछले 15 सालों से लगातार सरकार बनती आ रही है। वो एक व्यक्ति का कमाल है साथियों। तो एक आदमी कुछ भी कर सकता है। और उस आदमी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अभी सर बता रहे थे कि ना कभी जुकाम होता है ना खांसी आती। क्या उनको नहीं होता है क्या? अभी उनकी भी माता जी की मृत्यु हुई थी, तो क्या उस दिन वो पूरे दिन घर पे थे क्या? साथियों, सिर्फ वो समय था 4 घंटे 5 घंटे का जो उन्होंने दिया, बाकी अपने काम पे निकल गए। तो इतना दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा अगर आप भी पूरी कायनात को बदलना चाहते हैं। तो इसके बाद साथियों, कठिनाइयां मैं कह रहा था, जब आप देखना चाहते हैं तभी दिखती हैं, अन्यथा दिखती नहीं है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब लोग जो है स्क्रीन पर आपके कहीं और देखने की जरूरत नहीं, या फिर आस पास में अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो आप देखने का प्रयास कीजिए। सफेद कलर कितनी जगह आपको दिखता है? अपने मन में ही आप ये सोच सकते हैं कि सफेद जगह पर दिख रही होगी, सफेद कलर आपको कितनी जगह पर दिख रहा है। जैसे अगर नोटिस किया जाए तो स्क्रीन जो है मोबाइल की, हो सकता है कि आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको सफेद दिख रहा हो। इसके बाद जो नाम आ रहा है वो व्हाइट कलर का दिख रहा हो। मेरी शर्ट है, अगर मैं दिख रहा हूँ तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। पीछे बैकग्राउंड व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। गंगाराम सर के यहाँ बहुत सारे शैम्पू वगैरह टंगे हैं दुकान पर, वो भी व्हाइट कलर दिख रहा है। तो साथियों, जितनी देर आप ये महसूस कीजिए, कभी महसूस कीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल कीजिए कि जितनी देर आप जो है उस व्हाइट कलर के ऊपर ध्यान लगाते हैं कहाँ कहाँ दिख रहा है। इसके बगल में ब्लैक कलर भी है, इसके बगल में ग्रीन भी था, इसके बगल में येलो भी था। ये सारी चीजें दिखनी बंद हो जाती है।
क्यों? क्योंकि हमारा एक जगह पर फोकस हो जाता है कि हम देखना क्या चाहते हैं। तो कहने का मतलब साथियों सिंपल सा है कि ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में परेशानियां कठिनाइयां नहीं है, सबके जीवन में है। और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये परेशानियां कठिनाइयां हमारे जीवन में रहेंगी। लेकिन हम फोकस किस चीज पे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो अपना फोकस जो है साथियों बनाइए, क्योंकि जीवन बदलने का प्लेटफॉर्म आपके पास है। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था तो जैसे होता है हर व्यक्ति के मन में मुझको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरे मन में सिंपल सा एक प्रश्न आया था कि यार मैंने अपने पिताजी को भी देखा है, मैंने बाबा को भी देखा था। पिताजी रेलवे में थे, बाबा रेलवे में थे, चाचा रेलवे में थे। लेकिन फिर जब बैकग्राउंड में जाकर अकाउंट बैलेंस में देखता था तो लगभग लगभग जीरो। यानी मुझको एक चीज समझ में आ गई इस बिजनेस में कि अगर जो पिछले 5 सालों 10 सालों 50 सालों में काम किया जा रहा था, अगर फिर से उन्हीं कामों को किया जाएगा तो 5 साल 10 साल 50 साल पहले जो बैंक बैलेंस था वही बैंक बैलेंस रहने वाला है। तो यानी मुझे लगा कि यार इसमें कुछ नुकसान नहीं है इस बिजनेस में। सिर्फ करना ही क्या है कि सिर्फ अच्छी संगति में रहिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, 7 बेसिक स्टेप को फॉलो कीजिए। और करना ही क्या है, कोट पैंट टाई पहन के घूमना ही तो है। लेकिन शायद हम ये सरल काम भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इतना सा परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं साथियों, जब आप बाहर निकलते होंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग मना करते होंगे, आपके मन में विचार आता होगा, बार बार नेगेटिव होते होंगे। तो ये इसका एक प्रोसेस है, लॉ ऑफ एवरेज मैं हमेशा बताता हूं कि दुनिया के भीड़ में 1 ही% लोग ऐसे होंगे साथियों जो काम को करेंगे। तो 1% तक पहुंचने के लिए 100% लोगों से मिलना पड़ेगा। तो 4 कैटेगरी के लोग आपसे मिलते हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन इसको फिर से अपने दिमाग को समझाइए, बताइए, अपने डाउनलाइन को समझाइए कि पहली कैटेगरी जो ए कैटेगरी होती है वो होती है एम्बिशियस पर्सन की, जो हाईली एम्बिशियस रखते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन करके बहुत तेजी से रॉकेट की तरह वो सफल होना चाहते हैं। तो इस कैटेगरी के लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो होगी वो होगी लर्निंग एटीट्यूड, यानी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बिजनेस में आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, यानी बी कैटेगरी के लोग। लेकिन होगा क्या कि ये पूर्णतः एम्बिशियस नहीं होंगे, इनको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। ये बार बार जो है नेगेटिव हो जाएंगे। कुछ दिन काम करेंगे, फिर इनके मन में कोई ना कोई सवाल आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएंगे। फिर इनको पुश करना पड़ेगा, फिर इनको मोटिवेशन देना पड़ता है। फिर ये कुछ दिन काम करते हैं, मीटिंग सेमिनार दिखाना पड़ता है। फिर ये कहते हैं कि सर अब एनर्जी नहीं बची मेरे अंदर, ताकत खत्म हो गई है, अब मुझको लगता ही नहीं होगा। तो ये बी कैटेगरी के लोग होते हैं साथियों। और जो सी कैटेगरी के लोग होते हैं वो होते हैं आपके कंज्यूमर, आपके कस्टमर। आप जिनको सामान देते हैं उन्हें बिजनेस वगैरह से मतलब नहीं होता है, वो अच्छा सामान खाना चाहते हैं, अपनी सेहत को सही करना चाहते हैं। और डी कैटेगरी के लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा हमको मिलेंगे। इनके बाद प्रश्न बहुत ज्यादा रहेंगे, काम एक को नहीं करेंगे, खुद भी उलझे रहेंगे, आपको भी उलझा के रखेंगे, एक सामान परचेज नहीं करेंगे। लेकिन जो है ये आपको कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे, ये कहेंगे कि सर मैं 10 लोगों को इकट्ठा कर लूं, 10 लोगों को जब इकट्ठा हो जाएगा तो मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, तो मैं आईडी लगाऊंगा। ये खुद भी घूमेंगे, आपको घुमाएंगे, बस ये बिजनेस को ना ज्वाइन करेंगे ना प्रोडक्ट को लेंगे। तो ऐसे लोगों से साथियों बचना है। तो अब इसको समझ लीजिए कि 60% फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जो डी कैटेगरी के होते हैं, जिनको करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन सॉरी आपका समय खराब करेंगे। इसके बाद जो सी कैटेगरी के लोग होते हैं साथियों, ये जो है 30% है जो सिर्फ कंज्यूमर रहते हैं, यानी 60 और 30 90% लोग तो यही निकल जाते हैं। इसके बाद साथियों जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं जो काम को शुरुआत करते हैं, लेकिन इनको बार बार मोटिवेशन देना पड़ता है। ये कुछ दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, सिस्टम से बाहर जाने का प्रयास करते हैं, फिर इनको समझाना पड़ता है, तो ये बातों को समझते हैं। तो ऐसे साथियों जो है कुछ बन रहा है दोस्तों, इसलिए जो है बार बार जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 9% लोग ऐसे होते हैं साथियों जो बी कैटेगरी में होते हैं, यानी 9% लोग ऐसे होते हैं जो काम को शुरू करेंगे छोड़ेंगे, शुरू करेंगे छोड़ेंगे। लेकिन इनके मनोबल को बनाकर इनको टीम में शामिल किए रहना है,
और निश्चित रूप से ये एक दिन सफल होते हैं। थोड़ा सा पुशअप करना पड़ता है। जो ए कैटेगरी के लोग होते हैं क्यों, ये ए कैटेगरी के लोग सिर्फ 1% है। तो 1% तक पहुंचने के लिए आपको डी कैटेगरी वाले लोग जब 60% है तो सबसे ज्यादा मिलेंगे, इसके बाद सी कैटेगरी के लोग मिलेंगे, इसके बाद जो है बी कैटेगरी के लोग मिलेंगे, और हो सकता है कि फिर आपको ए कैटेगरी के लोग मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ए कैटेगरी का जो आदमी होता है ये आपको ढूंढेगा नहीं, मोटिवेशन नहीं मांगेगा, इसके अंदर इतनी ज्वलंत इच्छा होगी, ये सारी चीज सीख कर अपनी टीम को संभाल कर करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम आज तक जो है सी और बी कैटेगरी में तो नहीं है, तो जल्दी से जल्दी ए कैटेगरी में जाना है साथियों। जब हम ए कैटेगरी में पहुंचेंगे तभी हम ए कैटेगरी वाले लोगों को पहचान पाएंगे, अन्यथा हम पहचान नहीं पाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज साथियों कि बड़ी अच्छी बात यह है कि ये 1% लोग जो होते हैं ये 99% लोगों को यही ड्राइव करते हैं। तो आपको भी इस 1% को लोगों में पहुंचना होगा। जैसे आज देखिए बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, तो बहुत सारे लोग, अगर उंगलियों पर आप काउंट करेंगे जितने लोगों की वेस्टीज में आईडी लगी है 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की, तो 1% लोग ही मीटिंग सेमिनार करते हैं, 1% लोग ही कंपनी की तरफ से एम्बेसडर बनाए जाते हैं, उसी में लोग जो है मीटिंग ट्रेनिंग करने आते हैं, क्राउन बनते हैं। तो हर जगह सक्सेस का रेशियो यही है सही साथियों। तो हमको ये प्रयास करना है कि जल्द से जल्द पहले हम 1% लोगों में पहुंचे। इसके बाद साथियों दूसरे उदाहरण से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कभी कभार होता है कि ये 1% कैटेगरी वाले लोग जल्दी मिल जाएं जैसे ही आप निकलते हैं, लेकिन अगर आप 1% की कैटेगरी में नहीं है, अगला 1% वाला मिल भी रहा है, तो आपके अंदर काबिलियत नहीं है उसको संभालने की, तो कहीं और जाके जुड़ जाएगा। उसको ये लगेगा यार इनके साथ में लगूंगा तो ये सपने पूरे नहीं करा पाएंगे हमारे, अभी इन्हीं के अंदर बहुत सारी कमियां मुझको दिख रही हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सही करने की हमको जरूरत है। जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं साथियों, तो 4 इक्के जो है निकलेंगे ही निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ताश की गड्डी आप ले और उसमें पत्तों को जब फेंकना शुरू कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 इक्के ना आए। हो सकता है कि शुरुआत में आ जाए, शुरुआत में भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि लास्ट में जो है 4 इक्के हों। तो लेकिन उन इक्कों तक पहुंचने के लिए 52 पत्ते पलटने तो पड़ेंगे। हम लोग लेकिन 52 पत्ते पलटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 10 लोग 20 लोग को हम प्लान दिखाएं जिसमें लोग धड़ाधड़ ज्वाइन करना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं होगा साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ ऑफ एवरेज है, जब 100 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तो 1% यानी एक व्यक्ति जो है एम्बिशियस पर्सन आपको मिलेगा, और बाकी बी कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको 1% की कैटेगरी में पहुंचाना है, और सबसे पहले खुद पहुंचना है। इसके बाद साथियों समय देख ले, क्योंकि आज थोड़ा सा साथियों घड़ी के कारण दिक्कत आ गई थी, 2-3 मिनट मीटिंग लेट शुरुआत हुई थी। तो इसके लिए जो है साथियों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी आपने डायमंड अगर देखा हो कैसे निकाला जाता है, कैसे डायमंड बनाया जाता है, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो उन पहाड़ों को पहले डायनामाइट लगाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है उनके ऊपर, और प्रोसेस होने के बाद उसमें से कहीं कहीं छोटे छोटे जो है डायमंड के टुकड़े जो है इनिशियल स्टेट पे मिलते हैं, लेकिन जो उसको निकाल रहा होता है उसका ध्यान उस मिट्टी पे नहीं होता है, उस पत्थर पे नहीं होता है, उसका ध्यान होता है कि वो डायमंड का कण जो है कहां से मिलेगा, या उसी को सिर्फ फोकस करके रखता है। तो हमको भी 1% बनना है और 1% पर फोकस करके रखना है। तो ये फोकस का बिजनेस है साथियों। कितनी बार जो है आप लोगों के साथ टच में रहते हैं, कितना बातचीत करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि कितना आप इस बिजनेस को करने के लिए फोकस है, कितना आप मीटिंग करते हैं, कितना ट्रेनिंग करते हैं, कितनी लोगों की लिस्ट आपके पास है, कितना फॉलोअप करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर इसको नहीं करेंगे तो 1% कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो बहुत बड़ी इनकम साथियों नहीं आ पाती है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो फोकस के ऊपर मैं आपको छोटी सी और स्टोरी सुना देता हूं कि एक ऋषि मुनि थे। उनके लड़के ने कहा कि पिताजी मुझको जो है थोड़ा सा साधना जो है सिखा दीजिए, ताकि मैं जो है फोकस रह पाऊं, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं। तो ऋषि मुनि जी ने कहा कि जो है बेटा इस समय तो मैं थोड़ा सा दूसरे साधना में काम में व्यस्त हूं,
अभी मेरे पास समय नहीं है, राजा जनक है, आप जाकर जो है उनसे जो है ये साधना सीखिए। तो एक बार उस लड़के को भी लगा कि यार पिताजी इतने बड़े साधु हैं, किसी साधु के पास भेजते ये साधना सीखने के लिए तो बात समझ में आती थी, लेकिन ये एक राजा के पास कहने जाइए और जो है साधना सीखिए। तो उन्होंने पिताजी की बात की अवहेलना नहीं की, पहुंच गए। और राजा जनक जी ने जब उनको देखा तो उनसे जो है कहा कि ठीक है, मैं साधना सिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको एक परीक्षा देनी होगी। तो उस लड़के ने कहा ठीक है सर, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, क्या परीक्षा है। तो उन्होंने 2 कटोरी तेल मंगवाया और तेल की कटोरी को पूर्णतः जो है तेल से भर दिया गया ऊपर तक। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पूरा जो है नगर घूम के आना है, और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी बूंद छलके ना इससे। तो उनके पीछे 2 जल्लाद लगा दिए गए और उनको कह दिया गया कि अगर एक भी बूंद तेल इससे छलकता है तो तुरंत गर्दन जो है धड़ से अलग कर देना। तो लड़का बड़ा परेशान हुआ, फिर पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो कटोरी को हाथ में लेकर पूरे नगर का उसने चक्कर मारा। और शाम को जब राजा के पास पहुंचा तो राजा बड़े खुश हुए, लड़का बड़ा परेशान हुआ। तो राजा ने कहा कि कैसा लगा, आपने पूरे नगर का जो है भ्रमण कर लिया, कैसा लगा आपको पूरा नगर मेरा देखने में। तो लड़के ने कहा राजा जी क्या मजाक की बात करते हैं, मेरा पूरा ध्यान तो इस कटोरी पर ही था। मैंने तो 1 मिनट के लिए भी न सामने देखा, न इधर देखा, न उधर देखा, कोई आवाज आती थी तो भी मैं नहीं सुनता था, तो मेरा ध्यान तो इसी की तरफ था। तो राज्य में नगर कैसा था ये तो मुझको नहीं पता है। तो साथियों इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि वही आज वेस्टीज रूपी तेल कटोरी में हमारे पास है, तो क्या हम दुनिया के कामों को करते हुए ये फोकस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर बना पा रहे हैं तो आपको सफलता मिल रही होगी साथियों, अगर नहीं बन रहा होगा तो आपका काम रुका सा आपको लग रहा होगा। तो इस चीज का हमको ऐसा ही फोकस अपने बिजनेस के लिए हमको लाना है साथियों। और क्लोजिंग के विषय में मैं आपको बता दूं एक चीज, क्लोजिंग मैं हमेशा कहता हूं 4 पार्ट में कीजिए। मैं क्योंकि मैं तो जान रहा हूं कि किसकी कितनी पीवी पहुंच रही है, तो आप अपना स्व मूल्यांकन कीजिए कि 7 तारीख को पहली क्लोजिंग हो गई है, 14 को दूसरी क्लोजिंग हम लोग करेंगे, फिर जो है तीसरी क्लोजिंग 21 को करते हैं, चौथी क्लोजिंग 28 को करते हैं। जब देखिए क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्लोजिंग क्या होता है, ये तो 7 कामों में नहीं है। तो साथियों 7 कामों में नहीं है, क्लोजिंग का मतलब होता है कि शुरुआत में जो आपने अपने बिजनेस के लिए रूपरेखा बनाई थी, रोड मैप बनाया था, उस उसको कहां तक आप क्रियान्वित कर पाए, इसी को जो है क्लोजिंग कहते हैं। तो इसको जो है हमको समझना है कि कहां तक हम पहुंच गए हैं। अब जैसे मैं कंपनी का उदाहरण लेकर समझाऊं तो वेस्टीज कंपनी आज कभी फ्लॉप क्यों नहीं होती साथियों, इसका टर्नओवर क्यों कम नहीं होता है। एक दिन मैं इस पे सर्च कर रहा था, यार बहुत सारी कंपनियां हैं इनका टर्नओवर इधर से उधर हो जाता है, वेस्टीज 18 साल से काम कर रही है, इसका टर्नओवर कभी कम क्यों नहीं होता है। तो बहुत बेसिक सा इनके फंडे थे जो आंकड़ों को देखने के बाद पता चला कि साथियों 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी चलती है, कंपनी अपना 50% बिजनेस कंसिस्टेंसी में कर लेती है। 18 तक जो है रिपर्चेज चलता है, 30% बिजनेस कंपनी का वहां से क्लोज हो जाता है। 18 तारीख तक कंपनी अपना 80% बिजनेस क्लोज कर लेती है। इसके बाद जो समय बचता है इसमें कंपनी केवल 20% जो छोटे लोग हैं, नए लोग हैं, इनके थ्रू क्लोजिंग करती है, 100% आगे बढ़ जाती है। तो हम लोग भी साथियों इस तरीके से जो है क्लोजिंग कर सकते हैं अपनी, लेकिन शायद हम लोग इसको समझते नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी पर काम कीजिए साथियों, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया चीज है और इसी से बिजनेस में ग्रोथ होगी कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम से कितनी पीवी बीवी रिजल्ट आ रहा है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। चलिए समय हो गया है, लेकिन मैं एक और छोटी सी कहानी साथियों सुना देता हूं कि शायद आपको जो है मदद करेगी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। और ये हंसी का एक पार्ट है। तो एक पंडित जी थे और एक जो है बस ड्राइवर था, दोनों ही जो है ऊपर मरने के बाद जो है यमराज जी के पास पहुंचते हैं। तो यमराज जी जो है जो उनके जो है असिस्टेंट लोग रहते हैं बाहर, वो पंडित जी को देखते हैं और उसके बाद जो है जो बस ड्राइवर रहता है उसको देखते हैं। पंडित जी तो एक धोती वगैरह बहुत साधारण सी पहने रहते हैं, लेकिन जो बस का ड्राइवर होता है वो टोपी लगाए, चश्मा लगाए, एकदम मेंटेन। तो जो कर्मचारी होते हैं
वो उस बस कंडक्टर को कहते हैं कि आप जो है स्वर्ग में जाइए, आपके लिए एक आलीशान कमरा वहां पर खाली है, सारी सुख सुविधाएं आपके लिए है। फिर इसके बाद जो है जब वो पंडित जी को देखते हैं तो कहते हैं इनको नीचे जो है नर्क में एक छोटा सा जो है कमरा है, इसमें उनको जो है रख दीजिए। पंडित जी बड़े गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार मैंने पूरे जीवन जो है प्रभु की साधना किया है, कथा सुनाई है, तो मुझको जो है ऐसा नर्क क्यों, और ये जो है कभी प्रभु का नाम भी शायद नहीं लेता होगा, लेकिन जो है आज इसको इतना बड़ा जो है स्वर्ग या फिर ये इनाम क्यों। तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने समझाया कि देखिए पंडित जी, आप जब कथा सुनाते थे तो आधे लोग सो जाया करते थे, लेकिन ये बस कंडक्टर जब बस चलाता था तो ये इतनी तेज चलाता था कि लोग जो है रात भर जगे रहते थे और ईश्वर का नाम लेते रहते थे। तो इस कारण से ये जो है हुआ। तो इस कहानी से भी साथियों हमको ये शिक्षा मिलती है कि प्रोडक्टिविटी कितनी रही। आप काम कर रहे हैं वेस्टीज में, नहीं कर रहे हैं, 15 दिन आराम कर रहे हैं, घर में सो रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि आपकी पीवी बीवी कितनी आ रही है। गौतम बाली सर कभी आपसे पूछने नहीं आएंगे, बोलने नहीं आएंगे आपका बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा चल रहा है, सॉफ्टवेयर है, सारी चीजें उसमें क्लियर है। तो साथियों समय हमको ऐसा देना है जिससे कम समय में और अधिक हम लोग पीवी और बीवी निकाल पाए। तो समय साथियों ज्यादा हो गया है, मैं अतिरिक्त समय नहीं लूंगा निश्चित रूप से। तो चलिए, बहुत सारे गुणवान लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और जो है यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल दोस्तों। फिर से एक बार सभी आए हुए साथियों का मैं पुनः जो है